बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक दरें बढ़ा रहे हैं। महंगे कर्ज से डिमांड और ग्रोथ दोनों ही थमने की आशंका है, जिससे रिसेशन यानी मंदी को लेकर कई तरह के डिबेट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर मंदी आई तो आईटी जैसे हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स पर इसका सबसे बड़ा असर होगा, ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे माहौल में जब मंदी आने की आहट है, मंदी आने की आशंका है, आईटी शेयरों में क्या निवेश करना चाहिए या नहीं, ये काफी बड़ा सवाल है। अगर हां तो फिर वो कौन से ऐसे शेयर हैं जिनमें निवेश करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे खास मंथली शो स्टॉक्स मुकाबला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब बात आईटी सेक्टर में निवेश की आती है तो दो नाम सबसे पहले जहन में आते हैं और वो है इन्फोसिस और दूसरा है देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी और इनफैक्ट आईटी स्पेस की लीडर सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस। तो टीसीएस और इन्फोसिस के बीच होगा आज का मुकाबला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किन पैमानों यानी पैरामीटर्स पर आज का मुकाबला होगा। जरा आपको एक पैमाने दिखा देते हैं किन पैमानों पर टीसीएस और इन्फोसिस के बीच में हम आज की तुलना, आज का जो मुकाबला है वो करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इन कंपनियों के कमाई के स्रोत क्या हैं, यानी कि इनकी जो आय है, जो ये रेवेन्यू आता है वो कहां से आता है। क्यों बताएंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस और यूरोप ये दो ऐसे देश हैं, ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पे मंदी को लेकर सबसे ज्यादा डिबेट चल रही है कि यहां पे मंदी आ सकती है। और यही वो दो इलाके हैं जहां से आप देखेंगे कि इन दोनों कंपनियों की आय का बड़ा हिस्सा आता है, जो हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर मंदी आनी है, अगर मंदी आती है तो इन दोनों कंपनियों में से किससे ज्यादा खतरा है वो भी हम आपको बताएंगे। आगे की तैयारी यानी कि फ्यूचर किस तरह का है। देखिए, ये कंपनियां बहुत लंबे समय से ऑपरेट कर रही हैं, एक बड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है इन कंपनीज का, चाहे वो डिविडेंड पेइंग की बात हो, चाहे वो बायबैक के जरिए अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की बात है। लेकिन अब आगे किस तरह से सेक्टर प्ले आउट करेगा, किस तरह का ट्रांजिशन हो रहा है, ये हम आगे की तैयारी से समझेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का है, प्रोमोटर्स का कितना हिस्सा है, विदेशी निवेशक कितना होल्ड करते हैं, वित्तीय प्रदर्शन यानी कि इन कंपनियों ने फाइनेंशियली किस तरह से परफॉर्म किया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। शेयरों के रिटर्न किस तरह से रहे हैं और साथ ही साथ निफ्टी से यानी कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे कैसे कंपेयर करते हैं इनके रिटर्न्स, वो भी आपके सामने रखेंगे। 5 साल में सबसे खराब और सबसे अच्छा इवेंट क्या रहा है इन दोनों कंपनियों के लिए, जिसने इनके स्टॉक प्राइसेस पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्रोकर्स की राय क्या है, यानी कि जो पास्ट में हुआ वो ठीक है, आगे को लेकर क्या प्रोजेक्शंस हैं, क्या टारगेट्स निकल के सामने आ रहे हैं ब्रोकर्स की ओर से, उसके बेसिस पर इन दोनों के शेयरों में जिस तरह के रिटर्न हमने देख लिए, क्या अभी भी अपसाइड है, अगर है तो कितनी है, वो आपको समझाएंगे ब्रोकर्स की रिपोर्ट के जरिए। वैल्यूएशन किस तरह के हैं, मौजूदा लेवल्स पर जो भाव अभी आपको मिल रहे हैं वहां पे वैल्यूएशन किस तरह के हैं और क्या उसके बेसिस पर जिस तरह के वैल्यूएशंस हैं, जिस तरह की ब्रोकर्स की रिपोर्ट है, जैसा वित्तीय प्रदर्शन है, क्या उसके बेसिस पर आपको इन दोनों कंपनियों में निवेश करना चाहिए, एक में करना चाहिए, दोनों में करना चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए, ये हम हमारे एक्सपर्ट से समझेंगे। और आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं फिनएथिक वेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर और सीईओ विवेक नेगी जी। विवेक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। आपसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों कंपनियों में जब मंदी की आशंका की बात हो रही है पूरे दुनिया भर में, खास तौर पे यूएस और यूरोप में जहां पे सबसे ज्यादा आशंका है, उस बीच में इन दोनों कंपनियों में निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये हम आपसे समझेंगे। इस बीच आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मनी 9 पर। सर शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सर, मैं आपसे समझूंगा, इस बात पे तो आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर इन दोनों कंपनियों में से विजेता कौन है, यानी कि किस कंपनी के शेयर में निवेश करना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि मनी 9 ने भी हमारे दर्शकों के लिए हमने तैयार किए हैं, जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। फिर मैं विवेक सर के पास चलूंगा, उनसे ये समझेंगे कि 5 साल में सबसे खराब और अच्छा इवेंट कौन सा है, और फिर आपको नतीजा भी जो है इन दोनों कंपनियों के बीच में वो आपके सामने रखेंगे। जरा पहले कमाई के स्रोत समझिए। जैसे मैंने कहा था कि इनकी जो कमाई है यानी कि जो रेवेन्यूज हैं वो कहां से आते हैं, किस देश से आते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंदी की बात, जैसे मैं कह रहा हूं कि मंदी की आशंका जो है दुनिया भर में चल रही है, तो अगर मंदी आनी है तो उसका जो इंपैक्ट है वो माना जा रहा है कि यूएस और यूरोप ये दो ऐसे देश हैं, ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पे शायद पहले मंदी आ सकती है, ऐसी आशंका है। और अगर यहां पे मंदी आनी है तो यहां से इन दोनों कंपनियों की आय का कितना हिस्सा आता है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका से आप देखें तो करीब 55% के आसपास टीसीएस का रेवेन्यू वहां से आते हैं। उसमें आप यूके और कॉन्टिनेंटल यूरोप इसको भी जोड़ लीजिए तो दोनों का करीब 15% के आसपास का हिस्सा है, यानी कि 55 और 30 आप देखेंगे तो करीब 85% के आसपास की आय इनकी यूएस और यूरोप को मिला के आती है। भारत से करीब 5% है और बाकी आप देखेंगे करीब 10% के आसपास की कमाई जो बाकी देशों से आती है। तो अमेरिका से आप देखेंगे 55%, यूरोप से अगर आप देखेंगे तो टीसीएस जो कि मार्केट लीडर है, इंडिया की सेकंड वैल्यूएबल कंपनी है और आईटी स्पेस में दिग्गज है, लीडर है,
यूरोप से करीब 30% के आसपास की इनकी आय आती है। तो अगर यूएस में दिक्कत होती है तो यहां पे बड़ा एक्सपोजर है 55% के आसपास का, और अगर केवल यूरोप में ही मंदी आती है तो 30% के आसपास की कमाई इनकी वहां से आती है। तो उस लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन बनती है, फिलहाल तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है आंकड़ों के हिसाब से देखें जो लेटेस्ट नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यूरोप से जो 30% के आसपास की इनकी कमाई का हिस्सा आता है वहां पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए हम जो आय का हिस्सा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा तवज्जो हमारा इसी बात को लेकर है कि इन कंपनियों की आय का हिस्सा कहां से आता है। आपको सेक्टर वाइज भी बताएंगे और किस देश से आता है वो भी बताएंगे। अब जरा इन्फोसिस की ओर चलते हैं। ये 55 और 30% का नंबर हम याद रख के चलते हैं और इन्फोसिस के ऊपर बढ़ते हैं। इन्फोसिस आप देखिए, टीसीएस 55% की आय इनकी आप देखिए अमेरिका से आती है। इन्फोसिस की आप बात करेंगे तो 62% आप देखिए इनकी कमाई का हिस्सा केवल अमेरिका से आता है। यूरोप में करीब 26% है। टीसीएस के केस में हमने देखा था यूके और यूरोप को मिला लें तो 30% के आसपास का था। यानी कि इन्फोसिस अगर आप देखेंगे तो अमेरिका से इनकी आय का हिस्सा ज्यादा आता है, 55% के मुकाबले 7% ज्यादा है, 62% है। और यूरोप में इनका एक्सपोजर कम है अगर आप टीसीएस से कंपेयर करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए अमेरिका में मंदी आती है तो इन्फोसिस पे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि इनकी आय का ज्यादा हिस्सा टीसीएस के मुकाबले अमेरिका से आता है। नॉर्थ अमेरिका से 62% का कंट्रीब्यूशन है। और अगर मान लीजिए यूरोप में मंदी आती है तो आप ये मान के चलिए कि टीसीएस पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा क्योंकि उनकी आय का 30% का हिस्सा यूरोप से आता है, जबकि इन्फोसिस की अगर आप बात करेंगे तो 26% से कम हिस्सा है जो कि इनकी आय का यूरोप से आता है। इन्फोसिस पे भी असर आएगा लेकिन टीसीएस के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो कम इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए हमने जो आय का हिस्सा है किस देश से कितनी आय आती है ये आपके सामने रखने की कोशिश करी ताकि आप ये बात का अंदाजा लगा सकें कि अगर मंदी का माहौल बनता है या मंदी आनी है यूएस और यूरोप दोनों में मिलाकर या तो फिर दोनों में अलग अलग या किसी एक देश में, तो उसका कितना इंपैक्ट इनकी आय के ऊपर देखने को मिलेगा। इसीलिए हमने ये लेटेस्ट नंबर जो है तीसरी तिमाही के हिसाब से वो आपके सामने रखने की कोशिश करी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक और नंबर आपके सामने रखते हैं और वो है कि किस सेगमेंट से, किस सेक्टर से इन कंपनियों के आय का कितना हिस्सा आता है। बीएफएसआई यानी कि जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है वहां से अगर आप टीसीएस की बात करेंगे 31.5% के आसपास आता है। जो दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है वो तो अदर्स का है हालांकि, लेकिन रिटेल स्पेस में आप देखेंगे करीब 16.25%, लाइफ साइंस और हेल्थ केयर यहां से 10% और इतना ही मैन्युफैक्चरिंग से आता है। टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज से करीब 9% और कम्युनिकेशन मीडिया से आप देखेंगे करीब 6.5% के आसपास का इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है ये इन सेक्टर से आता है। यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल जो कि इकोनॉमी का मिरर माने जाते हैं, इकोनॉमी में जिस तरह की दिक्कतें होंगी या अच्छाइयां होंगी, जैसे भी स्ट्रांग पॉइंट्स होंगे वो आपको बैंकिंग फाइनेंशियल में साफ तौर पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर किसी भी देश में अगर आप देखेंगे चाहे वो यूएस हो या यूरोप हो, अगर मंदी आती है, चूंकि इनका बैंकिंग फाइनेंशियल में करीब 31.5% के आसपास का आय का कंट्रीब्यूशन है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर यूएस या यूरोप में दिक्कत होती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का इंपैक्ट जो है वो इनके रेवेन्यू साइड पे देखने को मिल सकता है। अब जरा इन्फोसिस में चलते हैं। बीएफएसआई का आप 31.5% का नंबर याद रख के चलिए। अब हम इन्फोसिस की ओर बढ़ते हैं कि सेक्टर वाइज उनके आंकड़े कैसे नजर आते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज से इनका भी बड़ा हिस्सा आता है। देखिए 31.5% हमने नंबर वहां देखा था, यहां पे 29.5% से कम योगदान है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज से इन्फोसिस के ओवरऑल रेवेन्यूज में आता है। 29.3% का नंबर है। रिटेल से 14.3%, कम्युनिकेशन से 12.5%, 13% एनर्जी यूटिलिटी और रिसोर्सेज से, मैन्युफैक्चरिंग से करीब 13.5%, 8% के आसपास हाईटेक से, लाइफ साइंसेज से 7%। लाइफ साइंसेज का कंट्रीब्यूशन हमने देखा था टीसीएस के केस में ज्यादा था, यानी कि लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर जो फार्मा सेक्टर है वहां पे इन्फोसिस का एक्सपोजर कम है। और इनफैक्ट बीएफएसआई में भी, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी टीसीएस के मुकाबले आपको कम जो योगदान है वो नजर आएगा और अदर से करीब 3.25% के आसपास का योगदान है। यानी कि अगर आप इन्फोसिस की जो सेक्टोरल वाइज रेवेन्यू बुक देखेंगे वो ज्यादा डाइवर्सिफाइड आपको नजर आएगी। किसी भी सेगमेंट पे कोई बहुत ज्यादा बड़ा आपको जो डिपेंडेंस है वो नजर नहीं आएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे बड़ा सेगमेंट है लेकिन तब भी 30% से कम कंट्रीब्यूशन आपको वहां से नजर आ रहा है। टीसीएस के केस में 31.5% के आसपास का था। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किन देशों से कितनी आय आती है और उसके साथ साथ किस सेक्टर में कितना बड़ा एक्सपोजर है, इनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन किस तरह से आते हैं उसका भी अंदाजा आपको लग गया होगा। अब जरा आपको एक और पैमाना दिखाते हैं जिससे आपको इनकी जो कमाई है उसका अंदाजा लगेगा। इससे इनफैक्ट आप इस चीज को भी समझ पाएंगे कि इन दोनों कंपनियों का स्केल किस तरह का है, यानी कि साइज किस तरह का है। देखिए अगर आप इन्फोसिस के नंबर्स पे पहले नजर डालेंगे, ये जो नंबर है ये लेटेस्ट है, तीसरी तिमाही का करीब $3.25 अरब के आसपास के जो ऑर्डर बुक है वो इन्होंने क्लॉक करी है। टीसीएस के केस में देखिए $7.25 अरब के आसपास का है, यानी कि
इन्फोसिस के मुकाबले अगर आप देखेंगे जो ऑर्डर बुक्स टीसीएस के पास हैं वो 2 गुना से भी ज्यादा के हैं। वही इनफैक्ट आप इनके मार्केट कैप में भी देखते हैं। इन्फोसिस के केस में आप देखेंगे 6.25 साढ़े 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, जबकि टीसीएस के केस में आप देखेंगे 12.25 साढ़े 12 लाख करोड़ रुपए आसपास का मार्केट कैप उसका है। इसीलिए मैंने कहा था कि टीसीएस रिलायंस के बाद दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है और मार्केट लीडर भी है जहां तक आईटी सेगमेंट की बात है। और इस चीज से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के जो ऑर्डर बुक हैं, जो ऑर्डर्स जो हैं हर तिमाही में ये क्लॉक करते हैं। इनफैक्ट आप देखिए इससे पहले वाला जो क्वार्टर था वहां पे टीसीएस का कंट्रीब्यूशन तो $8 अरब से भी ज्यादा का था, जबकि इन्फोसिस का नंबर आप देखेंगे $2.7 बिलियन के आसपास का था। उससे पहले वाली तिमाही देखिए टीसीएस का नंबर तब भी $8 बिलियन के आसपास का था। इन्फोसिस के केस में आप देखिए केवल $2.25 अरब के आसपास का था। इनफैक्ट इनके एक दिक्कत भी हुई थी किसी एक क्लाइंट के साथ, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि जो Q1 का नंबर है इन्फोसिस के केस में आप काफी नीचा देखेंगे। यानी कि टीसीएस का अगर आप ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, यानी कि 1 साल पहले का नंबर भी आप देख लीजिए $7.5 अरब के आसपास का है। तो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, जो इनका एवरेज नंबर आप ऑर्डर बुकिंग का देखेंगे एक क्वार्टर का, करीब $7.25 से $8 अरब के आसपास का है। वहीं अगर आप इन्फोसिस की बात करेंगे तो आपको करीब करीब $2.5 अरब के आसपास का ऑन एन एवरेज नजर आएगा। यानी कि इस तरह देखा जाए तो करीब करीब 3 गुना के आसपास की ऑर्डर बुकिंग जो है वो टीसीएस आपको हर तिमाही में दिखाता है। तो इससे आपको यह भी अंदाजा लगेगा कि किस तरह की ऑर्डर बुक है इनकी, किस तरह का स्केल है, साइज है इन कंपनियों का और ऑर्डर बुक किस तरह की है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि इनकी जो आय है, जो रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है, वो किस तरह का देखने को मिलेगा। तो एक पॉइंट आपके सामने पूरी तरह से कवर हो गया कि आखिरकार इनकी कमाई का जो स्रोत है, जो रेवेन्यू सोर्सेस हैं, वो किस तरह के हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा फ्यूचर की तरफ, यानी कि आगे की तैयारी कैसे होगी। देखिए एक समय था जब आईटी सेक्टर में हमेशा बात होती थी कि डिजिटल में किस तरह का एक्सपोजर है, क्योंकि डिजिटल एक बड़ा एवेन्यू के तौर पे सामने आ रहा था, जिसमें हम क्लाउड सर्विसेज की बात भी करते थे। अब पूरी तरह जो फोकस है वो चैट जीपीटी के ऊपर है कि चैट जीपीटी यहां पे कंपनियां किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। देखिए अभी तक कुछ बहुत बड़ा एक्सपोजर तो टीसीएस ने नहीं लिया है, लेकिन हां इनके जो चीफ एचआर ऑफिसर हैं उनकी एक इंटरव्यू मैंने कुछ डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि चैट जीपीटी से नौकरियां नहीं जाएंगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि चैट जीपीटी हो सकता है कि आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी जाती हुई दिखेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टीसीएस के जो चीफ एचआर ऑफिसर हैं वो कह रहे हैं कि इससे नौकरियां नहीं जाएंगी, बल्कि ये कर्मचारियों के लिए सहायक होगा, यानी कि कोऑपरेटिव होगा। उनके लिए अच्छी बात है कि उनको मदद करता हुआ दिखेगा और इससे उनके काम करने का तरीका बदल जाएगा। यानी कि जो डेफिनेशन है उनके वर्क की, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है, लेकिन नौकरियां चली जाएंगी ऐसा कोई भी आशंका या ऐसी कोई भी दिक्कत दर उनके मन में नहीं नजर आया। बल्कि उनका यह भी कहना था कि इससे प्रोडक्टिविटी में सुधार होता हुआ दिखेगा, पर बिजनेस मॉडल में कोई भी किसी तरह का बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि लोगों के काम करने का तरीका बदलेगा। चैट जीपीटी अगर आ जाएगा तो ये कर्मचारियों को और बेनिफिशियल होगा, उनके काम करने का तरीका भले ही बदल जाए, जिससे कंपनियों को फायदा होगा क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन बिजनेस मॉडल बदल जाएगा किसी कंपनी का, ऐसी कोई भी आशंका उन्होंने नहीं जताई है। तो उस लिहाज से देखा जाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लीडर है। टीसीएस अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है और ये जो भी बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, उसका पूरे इंपैक्ट सेक्टर के ऊपर और पूरी इकोनॉमी के ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब जरा इन्फोसिस की ओर बढ़ते हैं कि चैट जीपीटी की जहां तक बात है तो उन्होंने किस तरह से तैयारी कर रखी है। इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज नजर आएगा, क्योंकि 2015 में इन्होंने ओपन एआई, ये जो कंपनी है ओपन एआई, उसको इन्होंने एक डोनेशन या इन्वेस्टमेंट के जरिए सपोर्ट किया था। उस समय यानी कि 2015 में जो इन्फोसिस के पूर्व सीईओ हैं विशाल सिक्का, उन्होंने जो बात कही थी वो मैं आपके सामने रखता हूं कि ओपन एआई का ज्यादातर काम सॉफ्टवेयर सिस्टम्स बनाने और मेंटेन करने का है, जिससे कंपनी को फायदा होगा। यानी कि जैसा हमने टीसीएस के केस में देखा, विशाल सिक्का ने भी उस समय जब इन्होंने निवेश किया था ओपन एआई में, यही कह रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को बनाने और मेंटेन करने का काम है ओपन एआई का, जिससे इस कंपनी को यानी कि इन्फोसिस को फायदा होता हुआ दिखेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहां तक बात है तो एआई की हर तरह की इंडस्ट्री के लिए इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाने में अहम भूमिका होगी। यानी कि कितना भी बड़ा रोल प्ले कर ले चैट जीपीटी, लेकिन उससे कंपनियों की जो कर्मचारियों की संख्या है उसके ऊपर असर देखने को मिलेगा। ऐसी आशंका विशाल सिक्का जी ने भी आज से 8 साल पहले यानी कि 2015 में नहीं जताई थी। तो नो डाउट ये कंपनियां इस चीज को लेकर काफी अवेयर हैं, बढ़ रही हैं उसकी तरफ, लेकिन इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा ऐसी कोई भी आशंका नहीं है। तो चैट जीपीटी जो एक हैपनिंग चीज है, जो कि लेटेस्ट चीज है, जो कि इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा चर्चा में है, ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है, ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही हैं, ऐसा दोनों कंपनी के जो सीईओ या तो बड़े ऑफिसर जो हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको ऐसा नहीं लग रहा है। अब जरा अगले पैमाने की ओर बढ़ते हैं और ये जानते हैं
कि इन दोनों कंपनियों का शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह का है। टीसीएस की जहां तक बात है, टाटा सन्स प्रमोटेड कंपनी है, ये इनफैक्ट उनका कैश काऊ भी माना जाता है, क्योंकि जिस तरह के डिविडेंड ये कंपनी देती है और जिस तरह के बायबैक इस कंपनी ने किए हैं, हाल फिलहाल में ही आप देखिए 4,500 रुपये का एक जो बायबैक है इस प्राइस पे टीसीएस ने अनाउंस किया था, तो उस लिहाज से देखा जाए काफ़ी फायदेमंद है इनके प्रमोटर्स के लिए, क्योंकि 70% से ज़्यादा तो आप देखेंगे टाटा ग्रुप ही इसमें होल्ड करता है। जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं वो करीब 9.25% और एफपीआईज देखेंगे तो करीब 13% के आसपास होल्ड करते हैं और पब्लिक के पास करीब 5.5% के आसपास का हिस्सा है। इन्फोसिस के केस में अगर आप देखेंगे तो आपको प्रमोटर का जो हिस्सा है वो काफ़ी कम नजर आएगा, क्योंकि माना यह जाता है कि ये प्रोफेशनली रन कंपनी है, एक पेशेवर लोग ज़्यादा चलाते हैं, प्रमोटर केवल 15% के आसपास होल्ड करते हैं। आप घरेलू संस्थागत निवेशक देखिए करीब 33% और 36% से ज़्यादा आप देखेंगे एफपीआई यानी कि जो विदेशी निवेशक हैं वो इसमें होल्ड करते हैं। कर्मचारी ट्रस्ट का करीब 0.5% के आसपास का स्टेक है और जहां टीसीएस में केवल 5.5% का पब्लिक इंटरेस्ट था, यहां पे आप देखेंगे 15.5% के आसपास की होल्डिंग आपको इन्फोसिस में पब्लिक की यानी कि जो रिटेल निवेशक है उसकी भी नजर आएगी। इनफैक्ट एक प्राइस पॉइंट की बात हमेशा आती है, क्योंकि इन्फोसिस का प्राइस अगर आप देखेंगे तो 1500-1600 रुपए के आसपास है और टीसीएस का प्राइस अगर आप देखेंगे 3,500 के आसपास का है। अमूमन हम देखते हैं कि जो रिटेल प्लेयर्स होते हैं वो जो बड़े प्राइस वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनसे थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि पब्लिक का जो हिस्सा है वो आपको इन्फोसिस के केस में ज्यादा नजर आएगा। अब जरा इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम बाकी पैरामीटर्स की बात करें, इनकी आय और मुनाफा किस तरह से ग्रो किए हैं, उससे पहले जरा एट्रिशन दर की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कोविड जब आया था तो उसके बाद हमने देखा था एक बड़ा शिफ्ट इस पूरी इंडस्ट्री में देखने को मिला था। कोविड के आने के बाद हमने देखा था वर्क फ्रॉम होम का एक जो सिलसिला है वो शुरू होता हुआ दिखा था और ये माना ये भी जा रहा था कि जिस तरह से आईटी की मांग बढ़ती हुई दिखेगी बड़ी कंपनियों से भी, टीसीएस के केस में भी आप देखिए जहां Q2 FY21 में 9% के आसपास की एट्रिशन दर थी, एक समय आप देखिए बढ़कर वो 21.5% पर भी पहुंच गई थी। ये जो पिछली तिमाही थी दिसंबर से पहले, वहां पे आप देखिए 21.5% के आसपास, थोड़ा सा कम हुआ है, 21.3% हुआ है जो लेटेस्ट नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। लेकिन अब भी आप देखिए टीसीएस जैसी इतने बड़े स्केल वाली कंपनी भी 21% के आसपास का एट्रिशन दर, यानी कि ये वो दर है जिन लोगों ने कंपनी से इस्तीफा दिया है या अपना जो कामकाज है वो छोड़कर दूसरी कंपनी में चले गए हैं, ये वो नंबर आपको बताता है। इन्फोसिस के केस में भी आप देखिए जहां करीब 7.25% के आसपास का नंबर हमने Q2 FY21 में देखा था, वो पिछले लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे करीब 24.5% के आसपास, और उससे पहले क्वार्टर में तो आप देखेंगे 27% के आसपास लोग कंपनी छोड़कर जा रहे थे छोटी कंपनियों में या दूसरी कंपनियों में जहां पे ज्यादा अच्छे पैकेजेस या तो फिर ज्यादा अच्छी जहां पे सैलरी मिल रही थी, वहां पे हम देख रहे थे कि जो लोग हैं वो जाते हुए दिख रहे थे। ये नंबर मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इतनी बड़े स्केल वाली कंपनियां, इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी वाली कंपनियां होने के बावजूद भी एक समय ऐसा था कोविड के बाद में जब इन कंपनियों ने ये जो एट्रिशन दर है उसकी मार झेली, जिस वजह से इनके जो एम्प्लॉय कॉस्ट हैं यानी कि जो प्रति कर्मचारी इनका जो खर्चा है उसमें भी काफ़ी बड़ा इजाफा देखने को मिला था, जिस वजह से इनके जो मार्जिन्स हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिला था। अब जरा बढ़ते हैं कि इनकी जो आय ग्रोथ है, जो इनकी मुनाफे की ग्रोथ है वो किस तरह से रही है। टीसीएस के केस में अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इनका स्केल बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव पैमाने पे काम होता है। इनफैक्ट इन्फोसिस से अगर आप देखेंगे तो करीब 2 गुना के आसपास की कंपनी आपको नजर आएगी। उसके बावजूद भी पिछले 5 साल का औसत आप देखिए आय ग्रोथ 10% के आसपास है, मुनाफे की ग्रोथ आप देखेंगे 7.25% के आसपास की है। इन्फोसिस क्योंकि कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है तो आपको जो नंबर है आय ग्रोथ के और मुनाफे की ग्रोथ पे वो ज्यादा नजर आएंगे, बड़े नजर आएंगे। आय ग्रोथ आप देखेंगे पिछले 5 साल की वो 12% के आसपास की है, वहीं मुनाफे की ग्रोथ अगर आप देखेंगे 5 साल का औसत भी, ये सालाना नंबर है, 9% के आसपास की ग्रोथ आप देखिए इन्फोसिस ने क्लॉक करी है। अब ये जो आरओई है, जो आरओसी है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो टीसीएस के नंबर्स आपको ज्यादा बेटर नजर आएंगे। जहां आरओसी 35% के आसपास का इन्फोसिस का, टीसीएस के केस में आप देखिए 50% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि ये वो नंबर है जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको रिटर्न कितना मिलता है उससे, वो टीसीएस के केस में आपको 50% के आसपास का नजर आएगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखें जहां 26% है इन्फोसिस के केस में, 37.5% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे टीसीएस ने क्लॉक किया है। तो भले ही इनकी आय ग्रोथ और जो मुनाफे की ग्रोथ है वो इन्फोसिस के मुकाबले में कम है, लेकिन जो रिटर्न पैरामीटर्स हैं, जो रिटर्न रेशियोस हैं, वो आप देखेंगे टीसीएस के केस में आपको ज्यादा नजर आएंगे। कैश इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डेट तो इन कंपनियों में होता ही नहीं है, कर्ज तो होता ही नहीं इन कंपनियों में। कैश की स्थिति से आपको इस चीज का अंदाजा लग सकता है या आप इस चीज का क्यास लगा सकते हैं कि किस तरह के डिविडेंड ये कंपनियां डूल आउट कर सकती हैं, या तो फिर आने वाले समय में क्या इन कंपनियों के पास फिर से एक बायबैक करने की गुंजाइश है। इनफैक्ट इन्फोसिस ने तो हाल ही में ही एक ओपन मार्केट के जरिए अपना जो बायबैक है उसे कंप्लीट किया है, और टीसीएस का जो लास्ट बायबैक था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 4,000
500 रुपये प्रति शेयर के ऊपर था। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह की वैल्यू ये खुद जो मैनेजमेंट है इन कंपनियों में खुद मानते हैं कि इनके जो शेयर प्राइस हैं कितने ऊपर के हो सकते हैं, वो इनके बायबैक की कीमत से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके सामने आ गया। अब जरा शेयरों के रिटर्न देख लेते हैं कि किस तरह के देखने को मिले हैं। देखिए, मंदी की बातचीत पूरे सेक्टर में चल रही है, तो उस वजह से हमने देखा है कि आप पिछले 1 साल के रिटर्न देखेंगे वो भी आपको नेगेटिव नजर आएंगे, 1 महीने के भी आप रिटर्न देखेंगे वो भी आपको नेगेटिव साइड पे ही नजर आएंगे। 1 महीने में 3.25% जहां टीसीएस का शेयर गिरा है, तो 3.5% के आसपास की गिरावट इन्फोसिस के शेयर में देखने को मिली है। 6 महीने में जरूर ये संभलते हुए दिखे हैं। टीसीएस ने आउट परफॉर्म किया है, 7.5% के आसपास का रिटर्न है, लेकिन टीसीएस के केस में आप देखिए 3.5% की रिटर्न है, जबकि मार्केट उस दौरान फ्लैट ही रहा है। आधे % के आसपास के ही निफ्टी में रिटर्न देखने को मिले हैं, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है। लेकिन 1 साल में आप देखिए, ये वही 1 साल है जब पिछले साल फरवरी में रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था और उसके बाद से लगातार जो दरें बढ़नी शुरू हुई और जो मंदी का खतरा है वो उसी से कहीं ना कहीं शुरू हुआ है। उसके बावजूद आप देखिए मार्केट ने 12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इन स्टॉक्स ने पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न से डिलीवर किए हैं। 5 साल की जहां तक बात है तो मार्केट को इन दोनों शेयरों ने बीट किया है, लेकिन टीसीएस के रिटर्न आप देखिए केवल 123% के हैं, जबकि इन्फोसिस के केस में 159% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि कहीं ना कहीं बार बार आप देखिए आंकड़ों में एक ही चीज साबित होती है कि इन्फोसिस का स्केल छोटा है, इसीलिए ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा है। और आप शेयरों के रिटर्न की भी बात करिए तो टीसीएस में आप देखिए 5 साल में जब आप तुलना करते हैं इन्फोसिस के मुकाबले जो शेयरों के रिटर्न है वो भी आपको कम नजर आएंगे। और इनफैक्ट आप मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात भी कर लीजिए, जहां टीसीएस ने 2700% के आसपास का रिटर्न दिया है, इन्फोसिस के केस में आप देखिए 13,000% के आसपास का आपको जो रिटर्न है वो देखने को मिला है। यानी कि अगर आप जब से ये कंपनियां लिस्ट हुई हैं तब से आप इन्वेस्टेड हैं, तो इन्फोसिस ने टीसीएस को इस मामले में काफी बड़े पैमाने पे बीट किया है। अब जरा बात कर लेते हैं कि 5 साल में सबसे खराब और सबसे अच्छा इवेंट कौन सा रहा है। तो इसके लिए हमें वापस विवेक जी के पास जाना होगा। विवेक सर, आपने कई सारे पैरामीटर्स पे जो हमने चर्चा की है वो तो आपने देख ही ली है। मैं आपसे नतीजे के बारे में भी बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा आप ये बताएं कि दोनों कंपनियों के लिए पिछले 5 साल में सबसे खराब और सबसे अच्छा इवेंट कौन सा रहा है, जिस इवेंट ने इन दोनों कंपनियों के ऊपर स्टॉक प्राइस के हिसाब से काफी ज्यादा इंपैक्ट डाला है। सर देखिए, टीसीएस की बात कर लेते हैं पहले। अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और इनका जो स्ट्रांग पॉइंट है इनकी ऑर्डर बुक है। इनके पास ऑर्डर्स की कभी भी कमी नहीं रही है और ये फ्रंट लाइन कंटेंडर रहता है ग्लोबल, जितने भी आपके ग्लोबल ऑर्डर्स निकलते हैं तो उसमें टीसीएस एक प्रेफर्ड चॉइस रहता है। दूसरा, इन्फोसिस की तरफ देखें तो इन्फोसिस में फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बैंकिंग सर्विस में किसी भी तरह के प्रोजेक्ट निकलते हैं तो इन्फोसिस को प्रेफरेंस दिया जाता है। बट इन्फोसिस का जो मेजर प्रॉब्लम रही है पिछले कुछ समय में, एक तो इनके मार्जिन्स पर काफी प्रेशर हमें देखने को मिला है और दूसरा एट्रिशन रेट काफी इनका बढ़ गया था, जिसकी वजह से लगातार इन्फोसिस में समस्याएं चल रही थी। इन टीसीएस की बात करें तो टीसीएस में एम्प्लॉय कॉस्ट एक काफी बड़ा कंसर्न था। लगातार एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ती जा रही थी। आप देखें तो 18% एम्प्लॉय कॉस्ट हुआ करती थी बिफोर कोविड, जो कि बढ़कर करीब 27-28% तक आ गई थी और जिसकी वजह से मार्जिन पर प्रेशर देखा जा रहा था। तो अगर टीसीएस की बात करें तो मेजर जो इनका कंसर्न था वो एम्प्लॉय कॉस्ट था और उसको काफी हद तक कंपनी ने मीट आउट करने की कोशिश की है। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में मेजर जो है, एक तो इनके मार्जिन पर प्रेशर बना हुआ है और दूसरा एट्रिशन रेट काफी हाई रहा है इस कंपनी का पिछले कुछ सालों में। ओके, तो एट्रिशन रेट जिसकी बात मैंने आपको आंकड़ों के जरिए समझाई भी थी, जिस वजह से इनके जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखे। और ये दोनों पॉइंट हैं जो कि विवेक जी भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इन कंपनियों के लिए सबसे खराब और सबसे अच्छे इवेंट के तौर पे देखने को मिले हैं। तो कुल मिला के कोविड एक बड़ा पेन पॉइंट था इन दोनों कंपनियों की जहाँ तक बात है, जिस वजह से इनके एम्प्लॉय कॉस्ट में कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिला था, जिस वजह से इनके जो मार्जिन है उसके ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिला था। ये तो बात हुई पास्ट की। अब जरा फ्यूचरिस्टिक यानी कि आगे की बात करते हैं और ये समझते हैं हम ब्रोकर्स की रिपोर्ट के जरिए कि टीसीएस पर ब्रोकर्स की राय क्या है। मोतीलाल ओसवाल मानते हैं कि 3,950 तक की जो चाल है वो स्टॉक की देखने को मिल सकती है। केआर चोकसी ने भी खरीदारी करने की राय दी है, 3,739 रुपए ये टारगेट दिया है। शेर खान का मानना है कि 3,650 रुपए और जियोदीज फाइनेंशियल इनका मानना है कि 3,635 रुपए यहां तक के जो अपसाइड हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि कम से कम करीब 8.25% 6 मार्च की क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखेंगे, और ऊपर में 17-17.25% के आसपास की जो अपसाइड है वो स्टॉक में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो 3500 रुपए के आसपास का ऑलरेडी प्राइस है जो कि इस कंपनी का देखने को मिल रहा है और वहां से भी
मैक्सिमम अगर आप बुल केस में देखेंगे तो करीब 17% के आसपास की अपसाइड और देखने को मिल सकती है, जो कि मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में इनके टारगेट प्राइस के हिसाब से दिख रहा है। अब जरा इन्फोसिस के केस में देखते हैं कि वहां पे ब्रोकर्स किस तरह की अपसाइड की बात कर रहे हैं। अगर आप इन्फोसिस के केस में देखें तो केआर चोकसी का मानना है कि 1800 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि पौने 20 या 20% के आसपास की अपसाइड यहां पे है। 18% अपसाइड यस सिक्योरिटीज भी मान रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 1760 रुपए का टारगेट दिया है और सबसे कम टारगेट है 1692 रुपए का, जो कि जियोजीत फाइनेंशियल की तरफ से दिया गया है। लेकिन तब भी 12% के आसपास की और अपसाइड आप देखिए, जो सबसे लास्ट कॉलम में सबसे नीचे वाला नंबर है, 12.25% की अपसाइड मिनिमम है, जो कि ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं कि स्टॉक में और देखने को मिल सकती है। तो इस पैमाने पे अगर आप देखें तो इन्फोसिस आपको बेटर नजर आएगा कि ब्रोकर्स का जो भरोसा है यहां से अपसाइड को लेकर, वो इन्फोसिस की तरफ आपको ज्यादा झुका हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से आप मान सकते हैं कि ब्रोकर्स टीसीएस के मुकाबले इन्फोसिस की ग्रोथ को लेकर ज्यादा बुलिश हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव उनको नजर आ रहा है। अब जरा वैल्यूएशंस पे भी एक बार नजर डाल लीजिए। 3400 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी अगर आप 6 मार्च की बात करें इन्फोसिस टीसीएस के केस में, तो उस लिहाज से 30 गुना के आसपास का जो पी मल्टीपल है वो आपको टीसीएस का नजर आएगा। जबकि इन्फोसिस की अगर आप बात करें तो 26 साढ़े 26 गुना के आसपास के जो मल्टीपल पर आपको इन्फोसिस भी नजर आएगा। एक बार जरा वापस अगर हम वैल्यूएशन पे नजर डालें तो मैं आपको आपके सामने एक जो ESG स्कोर है वो भी आपके सामने रखना चाहूंगा। ये ESG स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप पिछले कुछ समय की बात करें, इसमें एनवायरमेंटल, सोशल और जो गवर्नेंस है, ये स्कोर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आईटी कंपनीज की जहां तक बात है, मैं एक ICICI डायरेक्ट की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें मुझे इन्फोसिस का ही नंबर दिखा है, जो कि 65 का नंबर इनकी ओर से रिपोर्ट किया गया है। देखिए, एनवायरमेंटल और सोशल का जो नंबर है वो काफी कम था, लेकिन गवर्नेंस, ये मैं पॉइंट इनफैक्ट आपके सामने हाईलाइट करना चाहता था। जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनमें हम देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्ट्रांग समझी जाती है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस के केस में जो नंबर है काफी ऊपर है, 65 का है। और कई सारे ऐसे फंड्स हैं, कई सारे ऐसे निवेशक होते हैं, खासतौर पे विदेशी निवेशक होते हैं, जो कि इस ESG स्कोर को पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा वेटेज देने लगे, काफी महत्व देने लगे हैं, जिसके बेसिस पे ही हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं होते हुए दिखते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए, वैल्यूएशन वाइज भी TCS काफी लंबे समय से इन्फोसिस के ऊपर प्रीमियम कमांड करता रहा है, और अभी भी आप देखेंगे तो करीब 4 गुना के आसपास का जो प्रीमियम है वो आपको TCS के केस में नजर आएगा। क्या इन प्रीमियम्स पर अभी भी TCS, जो कि मार्केट लीडर है, उसी के साथ रहना चाहिए, या फिर ग्रोथ की संभावना इन्फोसिस में ज्यादा है, वैल्यूएशन भी इनके सपोर्टिव है, ब्रोकर्स भी यही बता रहे हैं कि ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश इन्फोसिस के केस में है, तो क्या यह मुकाबला फिर TCS जीता है या फिर इन्फोसिस जीता है? एक बार वापस विवेक जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि एक्सपर्ट की राय क्या है। विवेक सर, बताइए, सारे पैरामीटर्स आपके सामने हैं, हमने वैल्यूएशंस भी आपके सामने रख दी, ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी रख दी, क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स वो आपके सामने रखा, आगे की तैयारी किस तरह की हो रही है, आय के स्रोत किस तरह के हैं, वो सब आपके सामने हमने रख दिया। अब जरा ये बताइए कि आपके हिसाब से आज का विजेता TCS है या फिर इन्फोसिस? देखिए, अगर हम अच्छे पॉइंट्स की बात करें तो TCS एक बहुत स्ट्रांग कंपनी है, और TCS अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको, मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में इसको रखना चाहिए, क्योंकि डाउनसाइड यहाँ से बहुत लिमिटेड दिखती है। और कंपनी ने बायबैक भी जो किया था 4000 प्लस के प्राइस पर किया था, और वहां से काफी नीचे आपको स्टॉक मिल रहा है। इन्फोसिस की अगर बात करते हैं तो इन्फोसिस में वोलेटिलिटी रह सकती है, काफी बड़े स्विंग्स हमें ऊपर और नीचे दोनों की तरफ देखने को मिलते हैं, बट ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत अच्छा बना हुआ है, वैल्यूएशंस जस्टिफाई हैं, और एक एग्रेसिव कंपनी है। अगर आपको एक एग्रेसिव स्टॉक चाहिए तो उसके लिहाज से मुझे लगता है कि इन्फोसिस को आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आपको एक कंजर्वेटिव स्टॉक चाहिए तो TCS एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। ओके, तो आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आपको उस चीज को समझना होगा, उसके बेसिस पे आप ये फैसला ले पाएंगे कि TCS और इन्फोसिस में से कौन विजेता है। यानी कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए TCS बेहतर है, और अगर आप ज्यादा ग्रोथ के साथ साथ थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो इन्फोसिस आपके लिए बेटर चॉइस है, ऐसा हमें विवेक सर बता रहे हैं। विवेक सर, आपने अपनी चॉइस तो बता दी, कोई डिस्क्लोजर जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जाने से पहले? सर देखिए, दोनों ही कंपनीज हो सकता है हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में हो, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग कंपनीज है, और अगर आईटी सेक्टर में आपको एक्सपोजर रखना है तो ये दोनों कंपनीज में से एक को आपको पिक करना ही होगा। एक पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि देखिए, ग्लोबल फ्रंट पर दिक्कतें बनी हुई हैं और ये लगातार बनी रहेंगी, उसके चलते आईटी में आपको जो एक्सपोजर रखना चाहिए इस समय थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए। अगर आपका आईटी में टोटल एक्सपोजर 20% का था तो उसको घटाकर 15% का कर देना चाहिए। तो आईटी में एक्सपोजर रखिए, लेकिन एक लिमिटेड एक्सपोजर रखिए। ठीक है, तो आईटी में एक्सपोजर रखिए, लेकिन जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था
कि दरें बढ़ रही हैं लगातार, सेंट्रल बैंकर्स दरें बढ़ा रहे हैं, रिसेशन यानी कि मंदी आने की आशंका है, तो एक्सपोजर कम कर लीजिए। जैसा हमें अभी विवेक सर ने भी बताया कि अगर आप पहले मान लीजिए हर कोई 20% के आसपास का एक्सपोजर इस सेक्टर में रखता था, अब उसे 15% के आसपास का एक्सपोजर रखना चाहिए। तो वापस मैं आपके सामने नतीजा रखूंगा, लेकिन उससे पहले विवेक सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, टीसीएस इन्फोसिस के बारे में और पूरे आईटी सेक्टर के बारे में आपने अपनी राय हमारे साथ शेयर करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर हैविंग। ओके, तो विवेक सर के साथ हमारी जो चर्चा हुई वो तो आपने सुनी ही, और उसके सामने जितने भी पैरामीटर्स हमने आपके सामने रखे हैं, जो शेयर किए हैं, उसके बाद जो नतीजा निकल के सामने आया है वो यही है कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप जोखिम कम ले सकते हैं, आप ज़्यादा रिस्क एपेटाइट नहीं है आपका, तो आपके लिए टीसीएस बेटर है। यहाँ से डाउनसाइड कम है, ऐसा विवेक सर बता रहे थे, लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो ही आप टीसीएस को चुनिए। अगर आपको ग्रोथ जल्दी चाहिए, तेज ग्रोथ चाहिए, जैसा हमने आंकड़ों में भी देखा था कि इस कंपनी ने रिटर्न भी ज़्यादा डिलीवर किए हैं, ब्रोकर्स भी यही मानते हैं कि यहाँ से अपसाइड की गुंजाइश इन्फोसिस में ज़्यादा है टीसीएस के केस में, तो आप इन्फोसिस को चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपको रिस्क ज़्यादा मान के चलना होगा। ये स्टॉक वॉलेटाइल भी रहता है, जैसा हमें विवेक सर बता रहे थे, यानी कि स्टॉक में उठापटक काफी ज्यादा देखने को मिलती है, टीसीएस में उठापटक काफी कम देखने को मिलती है। तो अगर आप वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, तो आपको बेटर रिवार्ड इन्फोसिस के केस में देखने को मिल सकता है। और अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जोखिम कम लेते हैं, तो आप टीसीएस को आज का जो विजेता है वो मान के चल सकते हैं। तो आपका जो रिस्क एपेटाइट है, जो आपकी रिस्क लेने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं आज का जो मुकाबला है उसका विजेता आपके लिए कहीं ना कहीं सामने लेकर आएगा। तो इसी के साथ स्टॉक्स मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये शो पसंद आया होगा और इस रिसर्च से अपने निवेश की रणनीति बनाने में आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं स्टॉक्स मुकाबला के अगले एपिसोड में एक और सेक्टर के 2 मजबूत दावेदारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। लेकिन हाँ, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, चलते चलते इन दोनों शेयरों ने मैक्सिमम ड्यूरेशन में, यानी कि अधिकतम अवधि में कैसा प्रदर्शन किया है, वो आपको एक बार दिखा देते हैं। चार्ट के जरिए एक बार नजर डाल लीजिए।